हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है ग्राहक सेवा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि अध्याय नंबर 7 का जो बोनस प्रश्न था उसका उत्तर क्या है। तो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अपने ग्राहक को जानने का दस्तावेज नहीं है। तो आपको बताना है कि अपने अगर ग्राहक को हमने जानना है तो उसका इनमें से KYC दस्तावेज नहीं होगा। ऑप्शंस है फोटोग्राफ, आयु प्रमाण, पता प्रमाण और राशिफल। तो देखिए, फोटोग्राफ, आयु प्रमाण और पता प्रमाण तो चाहिए, पर राशिफल का KYC से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। चलिए, अब है हमारा अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है ग्राहक सेवा। तो देखिए, इसमें जो हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे ना, वो हैं ग्राहक सेवा, जिसमें सामान्य अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। ग्राहक सेवा प्रदान करने में बीमा एजेंट की भूमिका। उसके बाद है ग्राहक सेवा में संचार कौशल, मतलब उसको कम्युनिकेट करना है, आपने सही समय पर सारी चीजें बतानी है। गैर मौखिक संचार और नैतिक व्यवहार, ये सारे जो हैं टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, जिसमें थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगे और कुछ जो है बाकी वो सारे क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आ गई ग्राहक सेवा की। इसको ना आप इंग्लिश में कस्टमर सर्विस भी कह सकते हैं। देखिए क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि इंश्योरेंस या फिर बीमा ये एक प्रोडक्ट ही होता है एक प्रकार से, है ना। पर ऐसा प्रोडक्ट है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो जिसको आप पॉलिसी बेचते हैं वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया ग्राहक। ठीक है। तो अब ग्राहक सेवा का मतलब क्या है कि जिसे आपने पॉलिसी सेल की है, वो जो पॉलिसी है वो 15-20 साल के लिए तो होएगी ना कम से कम। तो 15-20 साल तक आपका उस कस्टमर के साथ क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या है कि उसको सर्विसेज देनी होंगी रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, इसे ही ग्राहक सेवा कहा जाता है। तो अब जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ग्राहक किसी भी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और किसी भी उद्यम उनके साथ उदासीनता से पेश नहीं आ सकता, है ना। कोई भी मतलब जो उद्यम है, बिजनेस है, वो अपने ग्राहकों के साथ उदासीनता से पेश नहीं आ सकता है। सेवा क्षेत्र में ग्राहक सेवा और संबंधों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बीमा में तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ग्राहक सेवा जो है ना, मतलब आप आपका काम जो है ना वो सिर्फ पॉलिसी सेल तक खत्म नहीं होता। उसके बाद अगर आप अपने ग्राहक को अच्छी सर्विसेज देते रहोगे तो उससे क्या है, आप ही को माउथ पब्लिसिटी मिलेगी, आपका ग्राहक खुश रहेगा और 4 लोगों को बताएगा कि भाई ये बीमा एजेंट अच्छे हैं, इनसे आप पॉलिसी लीजिए, है ना। तो ये ग्राहक सेवा के अंडर आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेवा में गुणवत्ता की। देखिए, सेवा में गुणवत्ता की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आता है सर्व क्वेल। सर्व क्वेल का मतलब क्या होता है, अगर एक्सपेंड करें ना तो इसका मतलब है सर्विस क्वालिटी। ठीक है ना। तो अब जब सेवा में गुणवत्ता की बात हो रही है तो 5 पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। तो उनमें सबसे पहले आता है विश्वसनीयता। देखिए, जब हम इंश्योरेंस किसी को सेल करते हैं तो जो भी पॉलिसी होल्डर है वो आपको पूरी जानकारी अपने देता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। और आपको आपके पास पैसा सौंप देता है, क्योंकि वो तो आप ही को जानता है ना। वो थोड़े ना LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में किसी भी और को जानता है। वो तो आपके पर विश्वास करके ही आपको अपना पैसा सौंप रहा है, अपनी सारी जानकारी सौंप रहा है। तो अब ये हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसकी जो उसका जो विश्वास है हम पर, उसको मेंटेन करके रखें, है ना। उसके बाद है अगला जवाबदेही। देखिए, जब जवाबदेही किसकी बनेगी, एक एजेंट की ही बनेगी ना, क्योंकि जो वही बात आ गई पहले पॉइंट से रिलेटेड कि जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो तो आपको ही जानता है। तो जवाबदेही जो है वो आप ही की बनेगी ना। तो मतलब आपने उसको इस तरह के प्रोडक्ट बेचने हैं, सही जानकारी देकर प्रोडक्ट सेल करना है, ताकि उसे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है आश्वासन। अब आश्वासन की अगर हम बात करते हैं तो आश्वासन में क्या है कि आपका जो भी क्लाइंट है ना, वो आश्वस्त होना चाहिए, है ना। अब आश्वस्त कैसे होगा, अगर आपने उसको पूरी जानकारी सही तरह से दी हुई है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सहानुभूति। देखिए, सहानुभूति में क्या है कि हर एक व्यक्ति की ना अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी जरूरतें होती हैं। तो अब जिस व्यक्ति को आपने पॉलिसी सेल की है उसे
हो सकता है कि कभी सरेंडर करवाने की जरूरत पड़ जाए, कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, या फिर और कुछ भी उसने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करवानी है। तो आपको क्या है कि ये नहीं है कि एक बार पॉलिसी बेच दी और उसके बाद उसको पूछा ही नहीं। तो आपको उसकी सिचुएशन में उसके साथ परेशानी अगर कुछ है, क्लेम की अगर कभी जरूरत पड़ रही है, तो आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम्स में उसकी हेल्प करनी होगी। और लास्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया मूर्त। देखिए मूर्त का मतलब क्या होता है, फिजिकल। अब जो इंश्योरेंस है ना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फिजिकल नहीं है, दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं ना, तो हमें तरह तरह के प्रोडक्ट दिखते हैं। जब हमें प्रोडक्ट दिखते हैं तो हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके प्रति अपनी जरूरत समझते हैं और खरीद लेते हैं। पर इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दिखाई नहीं देता है और लोगों का इसके प्रति ना इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो अब यहाँ पर ना एजेंट की ड्यूटी आ जाती है कि इंश्योरेंस के प्रति जो लोगों की नीड है उसको लोगों को रियलाइज करवाए कि भाई ये कितनी जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। तो वो रिलेट करता है मूर्त से। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस है ये एक मूर्त प्रोडक्ट नहीं है ना। नेक्स्ट है जी ग्राहक जीवन काल मूल्य। तो अब ग्राहक जीवन काल मूल्य का मतलब क्या है, देखो जैसे अभी हमने बात की कि जो इंश्योरेंस है ना, ये कुछ समय के लिए तो होती नहीं है, 15 से 20 साल तो मिनिमम होती ही है। तो 15 से 20 साल एजेंट जो है ना वो अपने क्लाइंट के साथ जुड़ जाता है। तो अब जो ग्राहक का जीवन काल मूल्य, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अच्छी सर्विसेज दी अपने क्लाइंट को, तो अब वो लाइफ टाइम आपसे एक प्रकार से जुड़ चुका है ना। अब अगर हम उसे अच्छी सर्विस देते रहेंगे तो उससे हमें भी बेनिफिट होएगा। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। ग्राहक जीवन काल मूल्य को आर्थिक लाभों के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी ग्राहक के साथ दीर्घ अवधि में सुदृढ़ संबंध बनाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्वास के लिए तत्व। तो देखिए विश्वास आप पर तभी कोई कर पाएगा अगर उसमें आकर्षण हो। आकर्षण इन द सेंस के इंश्योरेंस लेने में वो इंटरेस्टेड है व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद है हमेशा उपलब्ध रहना। अगर हमेशा आप उपलब्ध है उस व्यक्ति के लिए तो वो आपसे और बिजनेस ज्यादा भी लेगा। और कम्युनिकेशन, संचार, यानी कि फोन कर रहा है कोई व्यक्ति तो आप उसका जवाब दे रहे हैं साथ के साथ। ठीक है। अगर उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको कॉल बैक कर रहे हैं। तो ये 3 तत्व दिए गए हैं विश्वास के लिए जो जरूरी रहते हैं: आकर्षण, हमेशा उपलब्ध रहना और संचार। ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बीमा एजेंट की भूमिका। भूमिका तो उसमें ना सबसे पहले यहाँ पर बिक्री दी गई है। देखो जो भी कोई भी एजेंट है उसका काम क्या है, इंश्योरेंस को सेल करना, इंश्योरेंस की बिक्री करना, है ना। तो उस वो स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि जो भी संभावित ग्राहक है ना उसकी तलाश करना। तो ये सबसे पहला स्टेज होता है कि जब हम पॉलिसी सेल करनी होती है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसे पॉलिसी सेल करें। तो संभावित ग्राहक को की तलाश करना। तो ये सबसे पहला जो शब्द है या सबसे पहली स्टेज है। उसके बाद है साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। मतलब अगर कोई आपको मिल गया है तो उसके बाद आपने उसे कहना है कि भाई मैं आपसे साक्षात्कार कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ, ताकि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं, समझा सकूं। ठीक है। उसके बाद है आवश्यकताओं का निर्धारण करना और समाधान की सिफारिश करना। मतलब फिर आपने क्या है, जब साक्षात्कार करोगे तो ये नहीं है कि वहां पे जाके आपने ही बोलना शुरू कर देना है धे धनाधन। पहले उस व्यक्ति से पूछना है कि भाई आपकी क्या जरूरत है, किस प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, आपको किस तरह की जरूरतें हैं। उसके बाद ही आपने उससे रिलेटेड समाधान देना है कि भाई आप इससे इस तरह का प्रोडक्ट ले सकते हो। आपत्तियों को संभालना और बिक्री को बंद करना। आपत्तियों को संभालने का मतलब है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आपने इंश्योरेंस सेल करनी है, संभावित ग्राहक है, अब वो तरह तरह के आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और कंपनी तो इतना दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे ऐसे कई प्रकार के वो। तो उन सारी चीजों को क्या कहते हैं, आपत्तियां। अब उनको संभालने का काम किसका है, वो भी तो आप ही का है, आप ही बेच रहे हो पॉलिसी, है ना। और उसके बाद बिक्री को बंद करने का मतलब क्या है, डील क्लोज, यानी कि उसने आपसे पॉलिसी खरीद ली, डील क्लोज हो गई। अब देखिए कि जब बिक्री को आपने बंद कर दिया, यानी कि डील क्लोज हो गई है, और आपका जो संभावित ग्राहक था उसने आपसे पॉलिसी खरीद ली है, तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी जानकारी आपको देगा जो कि आप प्रपोजल फॉर्म में फिल करेंगे, और साथ में देगा क्या, साथ में देगा प्रीमियम। ठीक है ना। अब प्रीमियम का जो भुगतान है, बेसिकली तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है ना, कि जो पॉलिसी करवाता है वो प्रीमियम भरता है, और जो पॉलिसी करने वाला है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है वो
वो प्रॉमिस करती है कि आपको इतने साल बाद मेच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को वो दे दिया जाएगा। और जो एजेंट है वो तो बीच में मध्यस्थता का काम करता है बेसिकली, है ना। अब वो क्या करेगा, प्रीमियम का भुगतान कर देगा, ठीक है जी। अब प्रीमियम के भुगतान की अलग अलग विधियां हैं भाई, नगद से भी दे सकते हैं, बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, या फिर मतलब किसी भी बैंकर के थ्रू, बैंक के थ्रू दिया जा सकता है, पोस्टल मनी ऑर्डर है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक गारंटी या नगद जमा, इंटरनेट, ई ट्रांसफर, बहुत सारी अलग अलग तरह की विधियां हैं जिसके थ्रू प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। अब ये स्लाइड आप पढ़ेंगे ना, इससे आपको ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पूरा प्रोसेस है। 7th और 8th चैप्टर दोनों का आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, वो अपने कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी जो जानकारी है ना, वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में जारी करते हैं, है ना। उसमें पूरा बताया जाता है कि ये पॉलिसी है, इस तरह की है, इतना पैसा देना पड़ेगा, और इतने दिनों बाद ये मिलेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस किस प्रकार के बोनस है। तो वो हो जाता है हमारा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस आप अपने संभावित ग्राहक के पास लेके गए, आपने पूरी जानकारी उसको दी, ठीक है। उसके बाद वो तैयार हो गया पॉलिसी करवाने के लिए, ठीक है जी। फिर भरा जाएगा प्रपोजल फॉर्म, और प्रपोजल फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रस्ताव प्रपत्र, ठीक है। और प्रस्ताव प्रपत्र में ना जो ग्राहक होता है उसकी की पूरी जानकारी आपको वो बताता है, ठीक है। तो वो पूरी जानकारी आप उसमें भर देते हैं। फिर वो प्रस्ताव प्रपत्र और जो प्रीमियम उसने दिया है वो आप लेकर चले जाते हैं अपने ऑफिस, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, ठीक है। वहां पे होती है अंडर राइटिंग, ठीक है जी, जिसको कि क्या कहते हैं हम, अंडर राइटिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जोखिम अंकन, ठीक है। अंडर राइटर ने अंडर राइटिंग कर दी, देख लिया कि भाई प्रीमियम कितना एग्जैक्टली बन रहा है। वैसे तो आप आजकल ऐप से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पर अंडर राइटर अपने आप फिर से करता है, फिर एग्जैक्टली चाहे तो वो सेम वैल्यू बन जाती है या एक दो दो चार रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, जो उसने प्रीमियम बनाया वो आपने भुगतान कर दिया, ठीक है। जब प्रीमियम भुगतान कर दिया जाता है ना, तो सबसे पहले एक रसीद मिलती है जिसको कि प्रथम प्रीमियम रसीद कहते हैं, ठीक है। अब प्रथम प्रीमियम रसीद जो है वो एक सबसे पहला प्रूफ हो जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी का और उस व्यक्ति का जिसकी पॉलिसी की है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट की मध्यस्थता किसने की, इंश्योरेंस एजेंट ने। उसके लिए उसको कंपनी की तरफ से कमीशन दिया जाता है, ठीक है जी। तो प्रथम प्रीमियम रसीद सबसे पहले हो गई, ये होगी प्रूफ कि कंपनी और उसका व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉलिसी होल्डर का शुरू हो गया है। उसके थोड़े समय बाद जो है 10-15 दिन बाद मिल जाता है पॉलिसी दस्तावेज, या जिसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। उसके बाद ये तो परमानेंट प्रूफ हो जाता है, फिर प्रथम प्रीमियम रसीद की जरूरत नहीं रहती है। पर जब तक पॉलिसी दस्तावेज आपके पास नहीं है तब तक आपके पास प्रूफ है क्या, प्रथम प्रीमियम रसीद, ठीक है। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी कि पॉलिसी दस्तावेज तो आपके पास आ गया। उसके बाद क्या है कि अब जो पॉलिसी करवाई हुई है वो मंथली होगी या क्वार्टरली होगी या हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड में होगी। तो अब जिस भी मोड में करवाई गई थी, अब अगला प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा। तो जब अगला प्रीमियम दिया जाएगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है ना। तो यानी कि नवीनीकरण रसीद, मतलब दूसरे तीसरे चौथे या पांचवे जितने भी अगले जितने भी आप प्रीमियम्स जमा करवाएंगे, संभावित जो आपका पॉलिसी होल्डर है या वो खुद करवाएगा, तो उससे उसे क्या मिलेगी, नवीनीकरण रसीद मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और पॉलिसी क्या होती रहेगी, नवीनीकरण होता रहेगा, मतलब पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी। और एंड में है दावा चरण। दावा चरण में क्या होता है, दावे होंगे दो तरह के, ठीक है। एक तो हो जाता है डेथ क्लेम, है ना। और कई बार मेच्योरिटी को भी मेच्योरिटी क्लेम कई बार कह दिया जाता है, मतलब तब एक एजेंट की आवश्यकता रहेगी। मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी में आपको हेल्प करनी पड़ेगी अपने उसकी कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके हैं, बैंक डिटेल वगैरह प्रॉपरली है, तो उसके पैसा जो है मेच्योरिटी के बाद डायरेक्टली बैंक में आ जाएगा। और अगर ग्राहक की मृत्यु हो गई है तो जो नॉमिनी है उसे दावे का पैसा दिलवाना, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एक इंश्योरेंस प्रोसेस में। तो चलिए अब करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न।
ग्राहक के जीवन काल मूल्य से क्या अभिप्राय है? तो भाई ग्राहक के जीवन काल मूल्य से अभिप्राय ये है कि अगर हम ग्राहक के साथ लंबे समय तक दीर्घ काल तक अच्छे संबंध बना के रखते हैं तो उससे होने वाले आर्थिक लाभ को ही ग्राहक के जीवन काल मूल्य मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। ऐसे परिदृश्य की पहचान करें जहां बीमा की आवश्यकता पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो भाई आपको किस कौन सा ऐसा बीमा है जहां पर व्यक्ति को खुद नहीं बोलना पड़ेगा भाई ले 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 ले, वो व्यक्ति खुद आपके पास आएंगे। तो वो एक ही बीमा है जो हमारे देश में मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जो कि है तीसरे पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा। ये तृतीय पक्ष देयता के मोटर बीमा भी ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, तो घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ लेना है। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए क्या नहीं होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, संचार होना चाहिए, नापसंदगी नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का तत्व नहीं है? सक्रिय श्रवण का मतलब होता है कि ध्यान से किसी को सुनना। ठीक है, उसे सक्रिय श्रवण कहेंगे। और जानना कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी जरूरतें हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनना तो आएगा ही। अत्यधिक निर्णयात्मक होना, सहानुभूति पूर्वक सुनना और उचित तरीके से प्रक्रिया देना। तो भाई ए, सी और डी तो सही है, परंतु जो ऑप्शन बी है कि अत्यधिक निर्णयात्मक होना, ये सक्रिय श्रवण का तत्व नहीं है। क्योंकि इसका मतलब पता है क्या होता है, कई लोग क्या ऐसे होते हैं कि ना हमारी बात सुने बगैर ही बोलना शुरू कर देते, अच्छा 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 मेरे को तो समझ आ गया। वो हो जाते हैं अत्यधिक मतलब निर्णय खुद ही अपने आप ही निर्णय लेने बैठे रहते हैं, एक्स्ट्रा ही जजमेंटल होते हैं, है ना। तो वो सक्रिय श्रवण का तत्व नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है? चेक करते हैं। ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त खुलासे करना, ग्राहक की व्यवसायिक और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना। तो ए और बी तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, नैतिक व्यवहार को ही दर्शा रहे हैं। ग्राहक के हितों से पहले स्वहित को रखना और ग्राहक के हितों से पहले स्वहित को ना रखना। तो भाई डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सी जो है ना, ये नैतिक व्यवहार को नहीं दर्शाएगी, क्योंकि अगर आप ग्राहक के हितों से पहले अपना हित सोचे ना, तो ये अच्छा व्यवहार नहीं है। आपको पहले ग्राहक के हित के बारे में सोचना है, और अगर ग्राहक का हित होगा ना, तो आपका तो हित खुद ही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ग्राहक को बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना संगठन का एक दायित्व है, केवल एक औपचारिकता है, प्रतिस्पर्धी को हराने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर संगठन अपने कर्मचारियों को व्यस्त रखने का एक तरीका है? भाई ये ग्राहक को बिक्री के बाद सेवा प्रदान करना ना हर एक संगठन का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। सर्व क्वेल यानी कि सर्व क्वेल जो है सर्विस क्वालिटी क्या है? तो अब यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं कि किसी संगठन की सेवा गुणवत्ता को मापने का मॉडल है। यह कंपनी द्वारा कर्मचारियों को अच्छी सेवा देने के लिए दिया गया एक आह्वान है। जब भी ग्राहक सेवा के लिए कंपनी को कॉल करता है तो उसे सर्व क्वेल कहा जाता है, और वह स्वयं से ऊपर सेवा का दर्शन है। तो भाई ये किसी भी संगठन की सेवा गुणवत्ता को मापने का मॉडल है सर्व क्वेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। अधिकांश सेल्समैन के अनुसार उनकी सफलता के पीछे का महत्वपूर्ण रहस्य क्या होता है? चेक करो क्या होता है। ग्राहक के स्थान पर बार बार कॉल करना, परेशान कर देना ग्राहक को है। उत्पाद ज्ञान, अच्छा संचार कौशल और अपने ग्राहकों की सेवा के लिए प्रतिबद्धता। तो यही है महत्वपूर्ण रहस्य सेल्समैन के अनुसार उसकी सफलता का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। विनियामक इस बात पर जोर देते हैं कि एजेंट को सबसे अच्छी सलाह देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब ये होता है कि ना जो एजेंट है ना, क्लाइंट को जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे अच्छी सलाह देनी चाहिए। ये नहीं कि जो प्लान आप समझ के आए हुए हैं वही जाके बोलना शुरू कर दो। जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसे सबसे अच्छी जो योजना है उसके बारे में जानकारी दो। तो ऑप्शन सी जो है क्या है, ये एजेंट को कई वैकल्पिक समाधानों में से क्लाइंट को सबसे उपयुक्त सलाह जो है वो देनी चाहिए। प्रभावी संचार का अर्थ क्या होता है? तो भाई प्रभावी संचार का अर्थ जो है ना वो ये होता है कि दूसरे से संवाद करना
और अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ये नहीं है कि बार बार वही बोली जाना या ग्राहक से तब तक बात करते रहना जब तक वो अकेला है, या जोर जोर से अपनी बात करना। नहीं, प्रॉपरली अच्छे से बात करना और जो प्रतिक्रिया है उसको भी वेलकम करना। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपके ग्राहक को प्रभावित करने का तरीका नहीं है? समय का पाबंद होना, गर्मजोशी, आत्मविश्वास और आकर्षण, मुस्कान के साथ रहना, महंगे कपड़े और दिखावटी पोशाक पहनना, खुले और सकारात्मक होकर जाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावित ग्राहक को प्रभावित करने का तरीका नहीं है। तो अब आई थिंक आप समझ गए हैं कि अगर महंगे कपड़े, दिखावटी पोशाक पहन के जाएंगे तब तो कोई भी ग्राहक प्रभावित नहीं होने होगा, है ना। अगर आप टाइमली जाएंगे, गर्मजोशी, आत्मविश्वास के साथ जाएंगे और गुड नॉलेज के साथ जाएंगे, तभी आपका ग्राहक प्रभावित होगा। डैश कोई मूर्त वस्तु नहीं है। घर तो मूर्त है, मोबाइल फोन भी है, जीन्स भी है, पर बीमा एक मूर्त वस्तु नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आत्मविश्वास की विशेषताएं क्या है? जो प्रासंगिक नहीं है उसे निकाल दें। तो आत्मविश्वास में भाई जो नहीं होगा ना उसे निकालना है। मुद्रा, कंधे फैलाकर सीधे खड़े होना, डरपोक और आज्ञाकारी होना, मुस्कुराहट के साथ आंख से आंख मिलाना, स्वीकार्य हाव भाव लेकिन डराने वाले नहीं। तो इसमें आत्मविश्वास में तो भाई डरपोक और आज्ञाकारी होना ये नहीं बनेगी बात, अपनी बात को रखना भी आना चाहिए व्यक्ति को, है ना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। संचार के दौरान दूसरे पक्ष के साथ विश्वास स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको खुद को भरोसेमंद साबित करना होगा, क्योंकि पार्टी अपना वित्तीय भविष्य आपको सौंपती है। इससे वह आपकी बात सुनता है, क्योंकि आप उसके पक्ष में विश्वास पैदा करने जा रहे हैं। तो भाई इसमें जो सही ऑप्शन है वो यही है कि वो आपकी बात सुन रहा है। तो आपको विश्वास से अगर आप बोलोगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे संचार में, तभी वो आपसे समझेगा, आपकी बात सुन रहा है, एक एक पॉइंट आपका नोट कर रहा है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर वो बोलेगा जी जाओ, हम किसी और से इंश्योरेंस करवाएंगे। चलो, अब आ गया है आपका बोनस प्रश्न। ध्यान से पढ़ना है, उत्तर जो सही है वो मुझे कमेंट करके भी बताना है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये इसका उत्तर मिल जाएगा। भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। तो बताइए कौन सा बीमा अनिवार्य है? तीसरे पक्ष की देयता के लिए मोटर बीमा, घरों के लिए अग्नि बीमा, घरेलू यात्रा के लिए यात्रा बीमा, या फिर व्यक्तिगत दुर्घटना। तो अब आपको पता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंश्योरेंस है जो कि अनिवार्य है, और कोई इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है। करनी है करवाओ, नहीं करनी ना करवाओ, पर एक इंश्योरेंस जो है वो अनिवार्य है। वो कौन सी है, जल्दी से मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।